मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर 10:30 बजे के बाद जो ये हत्या हुई है खुले तौर पर पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद का और उसके भाई अशरफ का जो कत्ल हुआ है, ये बच्चे ने इस वीडियो को देख लिया होगा और अब तक सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। सीधे तौर पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी पुलिस की मौजूदगी में वहाँ की जब इतनी गन मशीन्स ले रखी थी, वेपन ले रखे थे, पुलिस कस्टडी थी, 20 से 25 पुलिस वाले थे, सब कुछ था, MP5, SLR, 9mm जैसी पिस्तौलें थीं, तो फिर वो बदमाश जो बदमाशों का ही कत्ल करने गए। हम मानते हैं कि एक गैंगस्टर था, एक बदमाश था और कई लोगों का कातिल था, लेकिन क्या इन लोगों ने, जो वर्दी वाले थे वो भी और जो बिना वर्दी के गुंडे और बदमाश थे जिन्होंने गोलियों से भूना है अशरफ को और अतीक को, जिन्होंने खुद फैसला कर दिया, जिन्होंने जो खुद जज बन गए, खुद अदालत हो गए, उन लोगों को पुलिस ने उस वक्त में क्यों रिटेलिएट नहीं किया, क्यों कुछ वो नहीं किया गया। लगातार जय श्री राम के नारे लगते रहे, मिट्टी में मिला देंगे, यही योगी आदित्यनाथ का वो बयान और उसके बाद से फिर मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया। तो फिर क्या अब अदालतों पे ताले लग गए? क्या अब जजों की छुट्टियां हो गई हैं? या अब क्या ऐसा हुआ है जो हमने देखा है? पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त स्तब्ध है। एनकाउंटर हुए अब से लगभग 3-4 घंटे जितने वक्त गुजरा है, हर चैनल के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया तक इस सवाल को उठा रही है कि वो बदमाश जो गैंगस्टर थे, जो हत्यारे थे, जो पूरा डेस्परेट क्राइम करने वाले थे, उनका कत्ल किया गया है, उनको मारा गया है पुलिस की मौजूदगी में, उनको मिट्टी में मिलाया गया है। मिट्टी में मिलाने का हक क्या ये पुलिस को है, बिना वर्दी वाली उस जमात को है जो गोलियां चला रहे थे, जो ताबड़तोड़ पुलिस के जवानों के सामने उन के हाथ में, जिसके अशरफ और अतीक के हथकड़ी बनी हुई थी दोनों भाइयों के, उन बदमाशों को मार रहे थे? किसने हक दिया था? किसने कहा था? कई सवाल हैं और इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है पुलिस के ऊपर। 17-18 के ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। योगी के इस उत्तर प्रदेश में आखिर ये सब हो क्या रहा है? गुंडा राज नहीं तो इसको क्या कहेंगे? ऐसी जगह पर कि जहां इन दोनों का मेडिकल कराने ले जाया जा रहा हो और वहां इतनी कड़ी सुरक्षा हो, अदालत ने कह रखा कि इन लोगों को पूरी कस्टडी में रखना है। पहले से फैसला कर दिया, अदालत फांसी पे चढ़ा देती, अदालत गोली मारने का हुक्म दे देती, जो कुछ होता भारत के संविधान के तहत होता। लेकिन इसकी इजाज़त दी किसने? 13 तारीख को, 2 दिन पहले ही बेटे का एनकाउंटर हुआ असद का, और उसके बाद में जो बाप मिट्टी नहीं दे सका, बल्कि कहूँगा वो बदमाश बाप जो इतना बदनसीब था, बेटे को मिट्टी नहीं दे सका, आज वही मिट्टी में मिल गया। अमन रिजवी, सीधा सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, मुझे एक बात ये बताइए कि इतना बड़ा ये मामला सामने आ गया, पूरा दिल्ली हिल गई, उत्तर प्रदेश हिल गया, भारत हिल गया कि ये क्या हो रहा है? अब ये अपने आप ही फैसले लेंगे, अपने आप ही सब कुछ होगा? वो तमाशे यूं ही लगाते जाते हैं, वो तमाशे यूं ही लगाते जाते हैं, शोर के नीचे कई सच दबाए जाते हैं। ये जो एनकाउंटर टाइप का मर्डर हुआ है, ये एक प्री प्लान था। जिस तरह आप देख रहे हैं कि सत्यपाल मलिक ने बताया कि पुलवामा अटैक में मोदी जी की मंशा शामिल थी और उन्होंने जब हेलीकॉप्टर को और प्लेन को कहा था फौजियों के लिए, तो मोदी जी ने कहा था चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो जब इनको कोई मुद्दा दबाना होता है तो फौरन ये मुसलमान की तरफ दौड़ते हैं, या तो मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर देते हैं, या मुसलमान को मार देते हैं, या मुसलमान का एनकाउंटर कर देते हैं, या मुसलमान को जय श्री राम का नारा लगा के भगवा गैंग उनको मंदिरों को तो उनके मस्जिदों को, ये सब ड्रामे वहाँ पर चलते हैं। आप ही देखिए कि
योगी जी अपना आप को ही कहते हैं कि हमने अमेरिका को फेल कर दिया, योगी जी कहते हैं हमने इंग्लैंड को फेल कर दिया, हमारे यहाँ इतना अच्छा कानून है। योगी जी ये कानून है, आप जिसको गैंगस्टर कह रहे हैं उस गैंगस्टर को मारने के लिए आप ही के इलाके के दूसरे चवन्नी चोर छोटे छोटे से लौंडे आते हैं 22-22, 23-23 साल के, वो उससे बड़े गैंगस्टर होते हैं और पुलिस की निगरानी में मारकर चले जाते हैं। क्यों भाई, क्या पुलिस की जो बंदूकें हैं उस वक्त जंग खाने गई थी? और कमाल की बात ये नहीं है कि फरहान उनको मार दिया गया, इलाके में एक चाय वाले मुझे लगता है अगली मॉब लिंचिंग तुम्हारी है, एक दाढ़ी वाले बड़े मियां अब तुम समझ जाओ क्योंकि अब पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो तो खुल्ला मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियां आई थी, पुलिस की गाड़ियों में से 4 लड़कों को लोड करा जाता है, उनको आई कार्ड पहना रखे थे, नकली कैमरे थे, उनको पुलिस द्वारा अंदर लेके जाया जाता है और फिर वही 2, 4, 5 लड़के जो हैं वो अतीक को और अतीक के भाई अशरफ को गोलियों से भून देते हैं। लेकिन पुलिस, सैल्यूट है पुलिस को, पुलिस कुछ नहीं करती और वहां पर दुम दबाकर भाग जाती है, मतलब पुलिस भाग जाती है। 1-2 ऐसे कैदी जिनको आप गैंगस्टर कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि संविधान के तरीके से आप उनको फांसी क्या कुछ भी देते हमें मंजूर था। अगर आप ये कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो क्या लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है कि आप कोई भी मुख्यमंत्री किसी को भी मार दे, पुलिस कस्टडी में मार दे? तो अगर ये सजा आपने सिर्फ मुसलमानों के लिए चुनी है तो आप ये बताइए, अभी जो मॉब लिंचिंग हुई थी आपको पता है राजस्थान में हुई थी, मोनू मानेसर को आप नेपाल भेज देते हैं, जुनैद नासिर के कातिल आजाद फिरते हैं। आपको याद होगा फरहान सुबोध कुमार, याद तो होगा आपको बुलंदशहर में जब ये दंगाई, ये नकली जय श्री राम गैंग वहां पर इज्तिमा चल रहा था, वहां पर खराब करने जा रहा था, तो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार आगे आ गए थे और उन्हीं के सर्विस रिवॉल्वर से इन्होंने, भगवा चिंटू ने उनको कत्ल कर डाला था। आपने उनका तो एनकाउंटर नहीं करा योगी जी, आपको एनकाउंटर के लिए सिर्फ मुसलमान क्यों नजर आते हैं? सवाल ये उठता है कि आप जो हैं तमाम ड्रामे मुसलमानों के साथ करते हैं। आपने ये देखिए कि 2 दिन पहले अतीक का बेटा मार डाला, कितनी उम्र थी उसकी? मात्र 19 साल। और खुद आप ये देखिए कि उसके खानदान वाले तो उसको अड़ोसी तो उसके पड़ोसी कह रहे कि वो पढ़ने में अच्छा था, वो वैसी साहब की तरह बनना चाहता था, बैरिस्टर बनना चाहता था, लेकिन क्योंकि बाप उसका क्रिमिनल था इसलिए उसको पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। एक तरफ जब अगर आप संविधान कहते हैं, हमारे यहाँ कानून है, हमारे यहाँ हाई कोर्ट तो लोअर कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, क्या अब इनको कंचे और गुलेल खेलना चाहिए? जब आप संविधान को मानते नहीं है तो क्या जरूरत है कि इतनी ऊंची ऊंची अदालतें या इतनी हाई फाई पढ़ाई करके ये लोग वहां पर बैठे रहेंगे और फैसले आप ही कर लेंगे? तो यानी आपके बकौल, उत्तर प्रदेश के बकौल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बकौल हमारे हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, लोअर कोर्ट को गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उनके फैसले तो माने नहीं जाते। अगर अभी आपको फरहान याद हो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि सरकारें नपुंसक हो चुकी हैं, इनके जो फैसले हैं वो मानता नहीं है कोई, अपनी अपनी करते हैं। और अगर आपको फरहान ये भी याद हो, उत्तर प्रदेश के खुद को चीफ मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर समझने वाले फेंटाकोला बाबा, मैं बोलूंगी हाँ फेंटाकोला बाबा, क्योंकि मैं आपको नहीं मानती मुख्यमंत्री जैसी आपके अंदर एक खूबी नहीं है। आपको याद है 14 में आयु करके कैसे रो रहे थे विधानसभा में, ये कैसे रो रहे थे विधानसभा में कि मुझे जेल में डाला गया था। वहाँ आप औरतों को मतलब शर्मिंदा कर रहे थे, संसद में रो रहे थे, पार्लियामेंट में रो रहे थे ना, वहां पर रोकर दिखा रहे थे कि मुझे जेल हुई। और आज आप जब आपके हाथ में पावर आई तो सद्दात, फिरौन, नमरूद, हिटलर सब शर्मिंदा कर डाले आपने। आपकी पुलिस की कस्टडी में अगर कैदी बिल्कुल सेफ नहीं है तो वहां पर आम लोग क्या करते होंगे? नहीं तो ये लोकतंत्र बचा कि नहीं बचा? ये लोकतंत्र नहीं बचा, लोकतंत्र तो ठोकतंत्र बन चुका है। तो मैं कब से कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नाम की चिड़िया फुर्र हो गई, वहां ठोकतंत्र चलता है। आपने देखा किस तरह विधानसभा में इन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। भाई मिट्टी में क्यों मिलाओगे? क्योंकि तुम्हें पता कि मिट्टी में मुसलमान मिलता है। तुमने तो निकहा पानी में बहा दूंगा तो हवा में कर दूंगा। अगर आप वाकई आप सच में एक मुख्यमंत्री हैं तो आप ये देखिए इतनी लंबी लिस्ट वायरल हो रही है, जो तमाम के तमाम ठाकुर हैं, चिन्मयानंद है, नरसिंह सेंगर है, कुलदीप सिंह सेंगर, आपको याद होगा माफिया है बहुत बड़ा उन्नाव का। आपने उसकी मॉब लिंचिंग करी? नहीं करी। आपने दूसरों की करी? नहीं करी। आपको याद होगा ये वाला राजा भैया, अजय ठाकुर, बहुत एक लंबी लिस्ट है। सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ ऐमन, बहुत गुस्सा आपका अपनी जगह है, एक गैंगस्टर था, एक बदमाश था, मवाली था, बहुत कुछ था, तो फैसला कौन करेगा? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ना, फैसला कौन करेगा? अदालतें करेंगी या अब ये लोग करने लगेंगे कि अब इस तरीके से कुछ भी कर लें? कल बुलडोजर से हमने देखा
दरगाह को तोड़ दिया गया, उससे पहले हमने देखा मदरसे के ऊपर बंगाली मार्केट में चला दिया गया, उससे पहले हमने देखा ये तमाम सब चलता आ रहा है। अदालत ये कह रही है दिल्ली के भी मामले में और देश में भी कि हम बैठे हैं, जजिस कह रहे हैं हम हैं तो सही, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि तुम कौन, जो कुछ हैं वो हम हैं। सवाल ये है ना, तो फिर ये ठोकतंत्र, आप सही कह रहे हैं, ये ठोकतंत्र हो गया। नहीं, यही तो ठोकतंत्र में सिर्फ मुसलमान ही क्यों, मैंने माना गैंगस्टर था भाई, था वो गैंगस्टर, लेकिन हु आर यू, कौन होते हैं आप संविधान को हाथ में लेने वाले, कौन होते हैं आप उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद करने वाले, कौन होते हैं आप इसको मारा, इसको ठोका, उसको पकड़ा, उसको करा। जब मॉब लिंचिंग होती है वो नहीं पकड़े जाते। आप ये देखिए किस तरह मसाजिद को टारगेट करा जा रहा है, किस तरह उत्तर प्रदेश में मदरसों को शहीद करा जा रहा है, किस तरह दाढ़ी को, टोपी को, महिला को, रमजान को, इस्लाम को टारगेट करा जा रहा है। तब तो आपके मुंह में दही चिपक जाती, तब तो आप नहीं कहते कि नहीं मुसलमान भी भारत का नागरिक है। लेकिन अब आप देखिए अतीक को एक मुसलमान बनाकर दिखाया जा रहा, 72 हूरों के पास पहुंच गया, ऐसे ऐसे मतलब पोस्ट करे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। और मुझे भी मेरी पोस्ट के नीचे पाकिस्तान के वीजे मुझे फ्री में मिल रहा है, जा मुल्ला नहीं तू पाकिस्तान जा, तू असद को कर रही है। अरे हम असद को प्रमोट नहीं कर रहे, हम असद को या अतीक को सही नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं अगर भारत में संविधान है तो आपको इस पर दिफाई लगानी चाहिए थी, जेल में डालना चाहिए था, चाहे 50 बार फांसी होती, कुछ होता, उसको वहां रखना चाहिए था। आप कौन होते हैं कि आपने उसको एक एनकाउंटर करके मार दिया? क्योंकि इनको पता था, इनके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे, इनको पता था असद जो है 5 साल बाद तो 10 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाएगा। आपने असद का देखा, असद का जो एनकाउंटर है वो भी फेक था, ना मालूम कहां से उसको पकड़ के लिया है, मार के लिया है, वहां बाइक डाल दी, बाइक की चाबी इस पुलिस वाले ढूंढ नहीं पाए। जिस बाइक पर असद शूटर के साथ एक फिल्मी अंदाज में एक हाथ में रिवॉल्वर लेकर राजस्थान से वहां तक पहुंच गया, बोले पुलिस वालों के बोले ऐसी इनकी फिलॉसफी है कि लानत होती कि कैसे पुलिस वाले हो तुम, संविधान की कसम खा के तुम हमारी रक्षा करने आते हो, ना कि सरकारों की पिट्ठू बनते हो। तो भाई फरहान सब कुछ खत्म हो गया, और खासकर सन 2014 के बाद ये संविधान मुसलमानों के लिए बिल्कुल खत्म हो गया। इन्होंने इसका नाम बिल्कुल जय श्री राम रख दिया। आज का संविधान इन तमाम चिंटों की नजर में जय श्री राम, किसी को भी पकड़ो मार दो, किसी को भी पकड़ो मॉब लिंचिंग कर दो, किसी को भी पकड़ो एनकाउंटर कर दो, किसी को भी पकड़ो झूठे मुकदमे लगा दो। हो क्या रहा है ये? अमन, हम देख रहे हैं कि वीडियो जो अभी अभी हमने दर्शकों को दिखाई सुनाई और तमाम देश में चल रही है, उस वीडियो के अंदर गोलियां उछल उछल के मार रहे हैं, प्रेस के कार्ड डाल रखे हैं, गले में लैंड यार्ड उनके डले हुए हैं, पुलिस की मौजूदगी है। और वो जिनका अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था, सुन रहा था, खुले तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी में से निकल कर के आए, जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। एक बार मैं आपको रोक कर दर्शकों को एक बार वो सुनाना चाहता हूँ, सुनिए जरा। मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम सुना आपने, देखा आपने कि पहले पुलिस की मौजूदगी में गोलियां मारी जा रही हैं और एक के बाद गोलियों की बाकायदा बौछार कर दी गई। और उस वक्त में पुलिस के तमाम जवान मौजूद, जैसे मैंने कहा MP5 SLR गन 9mm इस तरीके के बोर्स लिए हुए ये पुलिस वाले थे वर्दी में। उनको ये नज़र नहीं आ रहा था या वो देख नहीं पा रहे थे। जिस मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर मेडिकल कराने के लिए दोनों का जाया जा रहा था, अशरफ को और अतीक को लेकर के, वहाँ पर बदमाश मीडिया वाले सो कॉल बन के आ रहे हैं। बन के नहीं है, पुलिस की जीप में बैठ कर रहे हैं। वहाँ स्थानीय लोग यही कह रहे हैं, वहाँ पे चाय वाले तो खोमचे वाले कह रहे हैं पूरा रोड खाली करा दिया गया पुलिस की जिप्सी में। वो 4 लोग जो बाद में पुलिस उनको ऐसे गोद में उठाकर लेके जा रही थी, डमी कैमरे डमी माइक लेके आ रहे हैं, डमी कैमरे थे, एक उनकी फर्जी ID थी और फर्जी उनके पास तमाम चीजें थी। पुलिस वालों को वो नजर नहीं आए, तो वो तो पूरा प्लान करके बनाया गया था। ये तो अतीक को एक विलन बना के पेश कर, परसों तक पूरा हिंदुस्तान अतीक पर लानत भेज रहा था, लेकिन इस स्टेप के बाद आज पूरी दुनिया जो है अतीक को हीरो की तरह देख रही है। अरे आपने अतीक को क्या मारा? वो तो मर चुका था। एक लाश को आपने ढेर कर दिया और खुश हो रहे हैं मरे हुए शेर को मार के हमने मार दिया। अरे वो मर चुका था, जिसका जवान बेटा आपने 19 साल का जवान लड़का मार दिया, जो अपने बेटे की बॉडी कलेक्ट ना कर सका हो, जो अपने बेटे की नमाज जनाजा में ना जा सको, जो अपने बेटे को आखिरी दीदार ना कर पाया। आपकी नजर में वो जिंदा था? नहीं, वो जिंदा नहीं था, वो मरा हुआ था। एक मुर्दे को सिर्फ आपने जमीन अता कर दी। मर गया था उसी दिन जिस दिन असद का एनकाउंटर हुआ। जाहिर सी बात है, एक बाप की मौत होती है जब उसका जवान बेटा, निर्दोष बेटा मार दिया
जाए, एक फर्जी सीसीटीवी कैमरे के बेस पे कि जिसने ये करा था तो वो करा था। अरे साबित कहाँ हुआ? अदालत में साबित हुआ जुर्म। आपकी अदालत, आप ही का कानून, आप ही का पुलिस, आप ही की सजा, आप ही सब चीज करेंगे, एनकाउंटर करेंगे तो भैया आग लगा दो संविधान को, चूल्हे में डाल दो तमाम संविधान, बंद कर दो तमाम लॉ कॉलेज जहां पर तमाम यंगस्टर जाकर पैसे फूकते हैं। जब फैसला तुम्हारा चलेगा, पूरा ठोकतंत्र चलेगा और जय श्री राम वाला संविधान चलेगा, तो उस वाले संविधान की कोई जरूरत नहीं है भारत को, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अमन, आपने एक बात और कही है, जिस तरह से हमने देखा कि करण थापर को इंटरव्यू दिया सत्यपाल ने, और जो वो बात सामने निकल कर आई है पुलवामा को लेकर के, कोई एक भी चैनल, कोई एक भी इस वक्त भोपू और भाण पत्रकार नहीं दिखा रहा है। अब सिर्फ अब अतीक ही चलता रहेगा और 2 दिन 4 दिन का अब ये मुद्दा मिल गया और अब वो वाली खबर खत्म हो गई जो पुलवामा वाली थी। आपको लग रहा है कि ये इसलिए हुआ है? आपके इसमें लाइव में मैं एक बात मेंशन करना भूल गई, फरहान, ये जो एनकाउंटर हुआ या ये मर्डर हुआ, ये पुलिस ने नहीं करा। ये मर्डर, ये एनकाउंटर 1 महीने से लगातार ये भांड मीडिया कर रहा था। 1 महीने पहले के आप न्यूज जाकर देखिए, उसमें लिखा था अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो सकता है, अफजल भी मारा जा सकता है, इसका भी एनकाउंटर हो सकता है, अतीक का भी एनकाउंटर हो सकता है। 1 साल से पूरे हिंदुस्तान के दिमागों में एनकाउंटर डाल दिया। हम पूरे तैयार थे, हाँ एनकाउंटर हो सकता है। जब पब्लिक पूरी तैयार हो गई तो एनकाउंटर कर दिया। आप बताइए कि मीडिया को कैसे पता चला कि एनकाउंटर होने वाला है? मीडिया को कैसे पता चला अतीक मरने वाला है? मीडिया को कैसे पता चला अशरफ मरने वाला? सेम यही स्टोरी आप पुलवामा में देखिए। अगर आपको अर्नब गोस्वामी याद हो, पहले लॉकडाउन में अर्नब गोस्वामी की चैट लीक हुई थी जहां वो कह रहा था उसको पता था पुलवामा अटैक होने वाला है, वो वहीं पे माइक और अपना स्टैंड गाड़ के बैठा हुआ था। और आज जिस तरह सत्यपाल मलिक जो वहां के गवर्नर है, बीजेपी के साथ काम करा, उन्होंने जैसे कहा कि उनको पता था कि फौजियों पे हमला होने वाला, सीआरपीएफ के नौजवान लगातार सिक्योरिटी मांग रहे थे, अपना एरोप्लेन मांग रहे थे, तो मोदी जी ने कहा नहीं बिल्कुल चुप रहो, मत बताना, यानी कोऑर्डिनेट था। जब जब इलेक्शन होते हैं कुछ ना कुछ ड्रामा होता है। अब इनको पता 24 आ रहा है, 24 में आने से पहले इनको सिर्फ मुल्लों का पेंच टाइट करना है। कोई भी मुद्दा दबाना हो, अदानी का मुद्दा दबाना हो, आप देखिए जुनैद और नासिर की इन्होंने मॉब लिंचिंग कर दी, अदानी का मुद्दा दब गया। अब आप देखिए कि सत्यपाल मलिक की इस रिपोर्ट का दबाना था तो देखिए अतीक को मार डाला। एक मरे हुए को मारकर तुम अगर जश्न मना रहे हो तो ऐसा नहीं होता। आप संविधान से चुनकर आए हैं योगी जी, भारतीय जनता पार्टी, सुन ले मेरी बात, आपको हमने संवैधानिक तरीके से चुना है, अपने वोट के राइट से चुना है। आपको ऐसे नहीं चुना कि जय श्री राम का नारा लगा चल भाई चल संसद में, ऐसा नहीं चुना। अगर संविधान से चुनकर आए तो सिर्फ मात्र 5 साल के लिए चुनकर आए और 5 साल जाएंगे। हिटलर भी आया, नमरूद भी आया, फिरौन भी आया, जिन्होंने जुल्म करा उन्होंने उसकी सजा पाई। अगर आप लगातार एक कम्युनिटी पे इस्लामिक फोबिया करते रहेंगे, मुसलमानों को टारगेट करते रहेंगे, हर वक्त आपका भांड मीडिया जिहादी मुल्ला हिंदुस्तान पाकिस्तान करता रहेगा, तो मोदी जी एक गिलास में उतना ही पानी भरा जाता है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। कब तक आप जुल्म करते रहेंगे? हर जुल्म के बाद कोई ना कोई इनकलाब आता है, तो इंतजार कीजिए उस इनकलाब का भी। आपको याद होगा फरहान, किस तरह रामनवमी में बिहार में मदरसों के अंदर 5-5 हजार कुरान शरीफ को जला दिया गया। क्या गलती थी हमारी कि हम अमनो अमान वाले? क्या गलती थी हमारी कि हम मुसलमान हैं? क्या गलती थी हमारी कि हम एक सच्चे देशभक्त हैं? क्या गलती थी हमारी कि हमने पाकिस्तान नहीं चुना था, हम हिंदुस्तान नहीं थे? ये गलती हमारी है। तो आज हमें उसकी इतनी सजा मिल रही है कि हमारे नौनिहालों को आप आतंकवाद के केस में, फर्जी केसों में फंसा देते हैं और 10 साल बाद और 20 साल बाद वो बाइज्जत बरी होकर निकलते हैं। उनका वक्त कौन लौटाता है? तो फरहान, ये तमाम जो मीडिया है इस पर नकेल कसनी चाहिए, इनके ऊपर केस करना चाहिए, लेकिन करे कौन? सब आते हैं, बोलते चले जाते हैं। तो ये काम काबिल वकीलों का है, वो टीम इन तमाम चैनलों पे FIR करो, सबूत के साथ करे कि 1 महीने पहले तुम्हें कैसे पता था कि अतीक का एनकाउंटर होगा, असद का एनकाउंटर होगा, अशरफ का एनकाउंटर होगा, कैसे पता था? इतने बड़े वाले तो हो नहीं तुम, तो ये सारा कोऑर्डिनेट था, पहले ही से प्लान था। और अफसोस की बात, इसके लिए इन्होंने मुसलमानों का मुकद्दस महीना रमजान चुना। आपको याद होगा शहाबुद्दीन, बिहार का शेर, उसको भी इन्होंने रमजान में मारा था और यहाँ पर भी इन्होंने रमजान में मारा। तो जुल्म की अति हो गई, बिल्कुल अति हो गई, लेकिन हम फिर भी कहेंगे हम एक खुदा से डरते हैं, हम तुमसे फिर भी नहीं डरेंगे। कितनों को मारोगे? किस तरह तुम संविधान को तोड़ोगे, मरोड़ोगे? मुझे भी धमकियां मिलती है, मेरे पीछे भी एजेंसी है। अभी भी आपके लाइव में आने से पहले बाखुदा 4 कॉल्स थी मेरे पास कि किसी के लाइव में मत जाना, कोई इंटरव्यू मत देना, नहीं तो अहमद तुम्हारा हाल भी अतीक जैसा करेंगे। लेकिन मैं नहीं डरती। बहुत सारी कॉल्स थी मेरे चाहने वालों की कि अहमद आप भी चुप होकर बैठ जाइए, पूरा हिंदुस्तान चुप बैठा है, तमाम उलमाए दीन चुप बैठे हैं,
तमाम मुसलमानों की सो कॉल ये जितनी भी तंजीमें ये चुप बैठी हैं, तो तुम क्यों बोल बोल के रहबर और रहनुमा भी चुप हो गए। अरे रहबर और रहनुमाई के हमने देखे तो थे, अमित शाह से मिलकर आए थे और अगले ही दिन ये मजार टूट, वो मस्जिद शहीद, यहाँ पर आग वहां पर आग। हमें क्या मालूम क्या करने गए थे, क्या सेटलमेंट कर आए थे। अरे धिक्कार है ऐसे लोगों पर, कौम के रहनुमा बनते हो। अरे 7 जन्म वाले नहीं हो आप लोग भी। डरो खुदा से, उसके कहर से, कि वो जब आपका दामन पकड़ेगा तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जमीन के ऊपर अकड़ के चलने वालों को अल्लाह ताला जमीन के अंदर नहीं छोड़ता। तो आपने जो अपनी कौम को एक अनाथ बनाकर छोड़ दिया, मुसलमान का कोई रहनुमा नहीं, जो रहनुमा होता है वो जाकर सरकार की गोद में बैठ जाता है। और आज मुसलमानों का हाल ये कि मस्जिदों को जला दो, कोई नहीं बोलता, कुरान शरीफ को जला दो, कोई नहीं बोलता, मुसलमान की लड़कियों की बच्चियों की आबरू लूट लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हिजाब नोच लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मॉब लिंचिंग कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेगैरती ये तमाम की तमाम हमारी जो उम्मत में आ गई या हमारे रहनुमाओं में आ गई, ये देखना एक न एक दिन ये हमारी कौम को डुबोने की वजह भारत में है। तो ये तमाम तंजीमें हैं। बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से अमन ने इस वक्त अपना पूरा पर्सपेक्टिव रखा है, पूरी बात रखी, और जो इनके जज्बात हैं उसको इसी तौर पर समझा जा सकता है कि खुले में जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन के रहते हुए वर्दी वालों को, जिनको अदालत ने कहा था कि इसका उस वक्त तक ध्यान रखना है जब तक केस पूरा मुकम्मल नहीं हो जाता, यानी अदालत खुद कह रही है, जजेस खुद कह रहे हैं, ऑनरेबल जस्टिस खुद कहते हैं कि जब तक के डिसीजन फाइनल ना हो जाए कोई पुलिस इसकी कस्टडी के अंदर कोई कोताही ना बरते। लेकिन जिस तरह से हमने देखा, हम ना अतीक की वकालत करते हैं, ना उसके बेटे की वकालत करते हैं, ना उसके भाई अशरफ की वकालत करते हैं। किसी भी बदमाश की पूरे भारत में, समूचे हिंदुस्तान में कहीं कोई भी अगर ज़रा भी बदमाशी करता है, खलल पैदा करता है, सांप्रदायिकता फैलाता है, उसकी खुले तौर पर मजम्मत करते हैं, उसका साथ हम कभी नहीं देते और ना ही कभी उसके हक़ में खड़े होते हैं। लेकिन जो कुछ आज तस्वीर पूरे भारत में गई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये वक्त आ गया है सोचने का, हिंदुस्तान के अदलिया को, भारत के संविधान को चलाने वालों को, उसकी रक्षा करने वालों को, कि अब आप वक्त आ गया है कि इसको समझिए कि अगर इसी तरीके के हालात बनते रहे तो वक्त बद से बदतर होने की तरफ, उस सिचुएशन की तरफ ले जाने की तरफ इशारा करता है। जो कुछ आज देखा गया उसने वाकई लोगों को सन्न कर दिया। लोग स्तब्ध हो गए, हैरान हो गए कि क्या अब इतनी यहाँ की व्यवस्था चरमरा चुकी है, क्या अब कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और क्या होता है मिट्टी में मिलाना और धूल में मिलाना, यही सब होता है। आप ही का तंत्र है, आप ही इसके अंदर लोगों को अपने आप ही सज़ा दे देंगे अगर ये कसूरवार थे भी। मैं फिर कह रहा हूँ, कसूरवार इनका जितना भी कसूर था उसका फैसला करने वाली, इनकी सज़ा को तय करने वाली अदालतें हैं, इनकी सज़ाओं को तय करने वाले जजेस बैठे हुए हैं। नहीं तो फिर बंद किया जाना चाहिए। फिर लोकतंत्र के अंदर जो अदलिया है, जो जुडिशियरी सिस्टम है भारत का, उसकी सारी दुनिया लोहा मानती थी। लेकिन आज के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही अमन रिजवी ने कहा कि अब लोकतंत्र ना रह करके ये ठोक तंत्र हो गया। और हकीकत में अगर हम ये कहें कि ठोक तंत्र हो गया तो क्यों ना कहें ठोक तंत्र हो गया। भारत का संविधान, इसका जो चौथा स्तंभ माना जाता है, 4th पिलर डेमोक्रेसी का, वो मीडिया है। जब वो मीडिया ही भोंपू बन जाएगा, जब वो मीडिया ही गोदी बन जाएगा, जब वो मीडिया ही भांड बन जाएगा और सिर्फ चंद टकों के लिए बिकने लगेगा, जब ज़ुबानों के ऊपर और कलम के ऊपर ऐसा पहरा बैठा दिया जाएगा कि जो कुछ हम करें वही सब कुछ राज है, जो तुम करो वही सत्यानाश है, तो ये दूसरों के लिए बहुत बड़ी एक नसीहत है। और ख़ास तौर से ये जो एक मामला सामने आया, सिर्फ अतीक की और उसके भाई की मौत का नहीं, अशरफ की या उसके बेटे की, असद के एनकाउंटर का ही मसला नहीं है, लेकिन इससे लोग हैरान हैं। और जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, पूरी इंसानियत ये देख रही है, पुलिस की मौजूदगी है, इतने जवान हैं, और तमाम जो आसपास के रहने वाले हैं वो लोग भी ये कह रहे थे। बाहर जिन लोगों की दुकानें थीं, उस मेडिकल कॉलेज के बाहर जहाँ इलाज के लिए, मेडिकल के लिए लाया जा रहा था, वहाँ बाकायदा लोगों ने देखा है कि वो फर्जी पत्रकार, वो बदमाश, वो गुंडे, वो मीडिया के रूप में बने हुए बहरूपिये, जिन्होंने लैंडयार्ड्स डाल रखे थे, मीडिया के कार्ड डाल रखे थे, जिन्होंने की माइक आईडी ले रखी थी फर्जी, जिनके पास की डमी कैमरा था, उनकी पहले क्यों नहीं स्कैनिंग की गई? उनको पहले क्यों नहीं देखा गया कि ये ओरिजिनल मीडिया वालों के बीच में, उन लोगों के बीच में जो अतीक को और उसके भाई को कवर करने आए थे, अशरफ को, उनके बीच में ये कौन लोग घुस रहे हैं? ये कौन चेक करता? और LIU कहाँ है? उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो,
जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होता है LIO, वो क्या घास चरने के लिए गया था? ये भी तो एक देखने वाली बात है। LIO कहाँ था? इंटेलिजेंस यूनिट कहाँ थी? लाखों करोड़ों खरबों रुपया खर्च किया जाता है, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर मामला हो, IB हो, खुफिया एजेंसियां हो, LIO वगैरह हो, इनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का सरकार का खर्च होता है। वो किस काम के लिए होता है? क्या सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि किस तरह से प्लान किया जाए, कैसे मर्डर कराए जाएं? खुले तौर पर आज भारत में ये सिर्फ गैंगस्टर अतीक की या उसके भाई की का कत्ल ही नहीं हुआ है अशरफ का, बल्कि ये संविधान का भी कत्ल हुआ है। संविधान ने, भारत के कानून ने कहीं से भी ये इजाज़त नहीं दी थी वर्दी वालों को या बिना वर्दी वाले उन बदमाशों को, उन गुंडों को जिनका साथ वो वर्दी वाले दे रहे थे। जो दिख रहा है वीडियो में, अगर पूरे सिनारियो को समझें कि मीडिया के लोग जिस वक्त में माइक ID लगाए हुए थे और अतीक से, अशरफ से बात कर रहे थे, तो गुड्डू मुस्लिम का नाम उसने लिया, कुछ बताना चाहता था। हो सकता है कुछ ऐसा राज खोलता या कोई बात बताता। उमेश पाल हत्याकांड के बारे में जब से ये केस सामने आया है, सबसे पहली बात तो उमेश पाल का जो कत्ल किया गया वो ही गलत था, चाहे उसको मरवाया अतीक ने हो या इन्होंने, जिसने भी। मैं फिर कहूँगा, इसकी सज़ा देने का काम भारत के अंदर अगर कानून का है, अगर दांव-पेच सारे कानून के हैं, अदालत के हैं, जजेस के हैं, फिर आप कौन? यही खामखा सिर्फ फैसला कर लिया कि मरवाना ही है। पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की, जनता कह रही है, आवाम का ये कहना है इन वीडियोस को देखने के बाद से, सबने जिसने भी देखा उसका खुले तौर पर यही कहना है कि ये सब साजिश के तहत कराया गया है। और जांच करा लीजिए किसी भी एजेंसियों से, वो एजेंसियां नहीं जो भारत की सरकार के मातहत हों या वो उत्तर प्रदेश की सरकार के मातहत हों। बाहर से बुला कर के किसी एजेंसी से जांच करा के देखिए, आपके सामने आ जाएगा कि हकीकत में ये किस तरह का मर्डर था। वहाँ मीडिया के लोगों के भी गोलियाँ लग सकती थीं, वहाँ कैमरा पर्सन्स और फोटोग्राफर्स भी थे, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा पुलिस मौजूद थी। उस पुलिस के भी, मैं फिर कहूँगा, उन जवानों की भी गोलियाँ लग सकती थीं। लेकिन ये टारगेट किलिंग थी, खुले तौर पर टारगेट करके मारा गया। अतीक को और अशरफ को टारगेट करके मारा गया। जिस वक्त वो बता रहे हैं, मीडिया के लोग खड़े हुए हैं, माइक IDs लगी हुई हैं, कैमरा और लाइट चेहरे पे दिख रहा है, और उस वक्त में ही फ़ौरन, आप लोगों ने देख लिया ना कि फ़ौरन पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक बंदूक आती है। ये भी गौर कीजिएगा, फिर से देखिएगा इस वीडियो को, बार बार देखिएगा कि उस पुलिस वाले ने जो साथ खड़ा है अतीक को, जो कस्टडी में लाया है, जिसकी पूरी हिफाजत करने की, सुरक्षा में लाने की इन तमाम पुलिस वालों की जिम्मेदारी थी, उसने इस तरह से करके भी उसको देखा। यानी जिस वक्त वो पिस्तौल उस तक पहुंच रही थी तब भी हाथ मार के हटाया जा सकता था, लेकिन उस वक्त नहीं हटाया। उन लोगों को गन डाउन किया जा सकता था। काश के अगर दिल्ली पुलिस की कस्टडी में होते। मुझे पूरी उम्मीद है देश की नंबर 1 कहलाई जाने वाली दिल्ली पुलिस से, अगर दिल्ली पुलिस की कस्टडी में अतीक और अशरफ होता तो ये जो बदमाश जिनको ये यूपी पुलिस प्लान करके लाई थी नहीं मार सकते थे। दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के वो कमांडो या वो रिजर्व फोर्स कंपनियां जो इस तरह के बदमाशों को, इस तरह के टेररिस्ट्स को, डेस्परेट क्रिमिनल्स को जब कभी भी कस्टडी में रखती हैं तो कम से कम ये जो बिना वर्दी वाले गुंडे और बदमाश हैं उनको भनक तक, आगे तक लाने की नहीं पड़ने देते। और फिर दूसरी बात, जिस वक्त वो पिस्तौल लेकर के ताबड़तोड़ जिन्होंने फायरिंग करनी शुरू करी, जो तस्वीरों में, वीडियोस में नज़र आ रहा है, उसमें खुले तौर पर दिख रहा है कि जवानों ने कहीं से भी उनको रोकने की कोशिश नहीं करी, उनको पकड़ा नहीं, बल्कि उल्टा अतीक जिस वक्त ढेर होने लगा, जिस वक्त गिर गया, तो अतीक के हाथ को छोड़ के उसी वक्त में फ़ौरन, उसी लम्हा मैंने देखा, जो वीडियोस में आप लोगों ने भी देखा, जिसको चैनल खुले तौर पर नहीं चला रहे, क्या देखा कि वो जवान भी छोड़कर भाग गया। उसके एक SLR गन डली हुई है। इन लोगों के हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन थे पुलिस के पास में। कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई रिटेलिएशन नहीं किया गया। एक बदमाश को मारने का, एक बदमाश को फांसी पे चढ़ाने का जो सिर्फ अधिकार है वो संविधान के पास है, वो कानून के पास है, वो भारत के उस कॉन्स्टिट्यूशन के पास है जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। लेकिन खुलेआम संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए इन सरकारों ने, जिन्होंने अब ये समझ लिया कि उनके अब तख्ते कभी नहीं पलटे जाएंगे, उनके अब ताज कभी नहीं उछाले जाएंगे, ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र नहीं, वही जो अहमद रिजवी ने कहा था कि ये ठोक तंत्र बन गया है। ये बिल्कुल गलत है। इसको तमाम जजेस को, पूरी अदलिया को
लगा के सुप्रीम कोर्ट हो या तमाम राज्यों के हाई कोर्ट्स हों या लोअर कोर्ट्स हों, मिलकर सोचना होगा, क्योंकि ये जो खुले तौर पर कत्ल है जिसकी तमाम भरसों मजम्मत लोग कर रहे हैं, वो कत्ल इस तरह का था कि इन दोनों को मारने का ये प्लान, ये मंसूबा पहले से बनाया जा रहा था। और मीडिया की आड़ में जब मीडिया को बाइट देंगे तो उस दौर में, उस वक्त में इनको निपटाया जा सकता है। कुछ इस तरह का भी प्लान मुझे लगता है अगर जांच एजेंसियां करें तो सामने आ सकता है। बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।